अच्छा देखिए, आज हम लोग कुछ हॉरोस्कोप्स पे प्रैक्टिस करेंगे जिसमें डिफरेंट डिजीजेस जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गए थे, तो उन पे हम आज डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ही उसका आंसर दें ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि क्यों ये कुंडली में उस पर्टिकुलर डेट में या उस डेट से एक वर्ष पहले इतनी भयंकर बीमारी क्यों हुई थी। अच्छा देखिए, ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें लिवर सिरोसिस इन सज्जन को हो गया था और लिवर सिरोसिस के बाद इनके मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो गए थे और डेट ऑफ डेथ है 24 मार्च 2018। दशा जो थी डेथ के टाइम पे वो थी शुक्र में शनि में सूर्य में बुध। तो जैसे कि अभी तक आपने डिजीजेस की क्लास में समझने की कोशिश की थी और आप लोगों को समझाया गया था कि दशा का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है डिजीजेस पे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन दैट कि आप लोग इसमें बता पाए कि तो इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है, मतलब शुक्र जब तक कि हाँ नहीं करेगा तब तक व्यक्ति की डेथ नहीं होगी, क्योंकि शुक्र महादशा का भी लॉर्ड है और अंतरदशा का भी लॉर्ड है। इसके बाद शनि जो प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड है उसका भी एक अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि ये शनि ने असाध्य रोग दिया, यानी कि लिवर को चमड़े के रूप में कन्वर्ट कर दिया। सिरोसिस ऑफ लिवर इज वन टाइप ऑफ ए कैंसर ऑफ लिवर, जिसमें कि लिवर फैटी लिवर होने के बाद वो चमड़े का टुकड़ा हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फेल कर देता है। जो सूक्ष्म अंतर है वो इनके लगन के स्वामी का सूर्य का सूक्ष्म अंतर है, और जो अ, जो इनका प्राण अंतर है वो बुध है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ तो करेक्ट होगी 1 अप्रैल 1954, जो टाइम ऑफ बर्थ है वो नमस्कार, टाइम ऑफ बर्थ है 15, 20 एंड 50। अगर ये 50 सेकंड से या मिनट्स अगर थोड़े से भी फर्क होंगे तो प्राण अंतर चेंज हो जाएगा। तो हम प्राण अंतर को नहीं देखेंगे, सूक्ष्म अंतर तक आप इसको अध्ययन कर लीजिए। प्राण अंतर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि 24 मार्च 2018 को डेथ हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अटेम्प्ट आप कीजिए, आप में से जो भी अटेम्प्ट करता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ज्योतिष बड़ा आसान विषय है, इसमें दशाओं को इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि हर दशा अहम भूमिका निभाती है दशा का लॉर्ड। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर 1954 में पैदा हुआ हो और 2018 में डेथ हुई है तो इसका मतलब वो स्वस्थ रहे होंगे। अभी हमारे एक रिश्तेदार की हॉरोस्कोप है जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा 2017 तक, और 2017 में उनको सिरोसिस ऑफ लिवर डिटेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 2016 तक तो बहुत ही स्वस्थ रही है, 2017 से थोड़ा सा कमजोर हुए हैं और सिरोसिस ऑफ लिवर इनका हुआ है। तो इसका मतलब दशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें करती है। तो मैं चाहता हूं कि आप किसी भी डिजीजेस के लिए दशा की अहमियत बहुत अधिक है, लेकिन चूंकि हमें डिजीजेस को पकड़ना होता है और हमें उसकी टाइमिंग को पकड़ना होता है, तो आवश्यक यह है कि पहले हम इस कुंडली के कंपोनेंट्स को भी अध्ययन करें कि इनके कंपोनेंट्स में क्या ऐसी खराबी है कि असाध्य रोग क्रॉनिक डिजीज हो सकता है। तो आप लोग शुरू करें। तो आपने सबसे पहले क्या देखना चाहिए
उससे आप स्टार्ट करें। प्रकाश चंद्र पांडे जी, आप शुरू करिए। सर अभी बहुत क्लासेस छूट गए हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं, नहीं ये तो कर। बड़ा बेसिक है। किसी भी कुंडली की विवेचना में ये बड़ा बेसिक बात होती है हम्म। कि आपको सबसे पहले 3 लग्नों को देखना होता है। लगन और लगन चंद्रमा। के स्वामी और लग्नों के डिस्पोजिटर को अध्ययन करना होता है। फिर आपको योगाकारी ग्रहों को देखना होता है। उसके अलावा आपको रोगेश को देखना होता है। अष्टमेश जो क्रॉनिक डिजीजेस का है, उसके स्वामी को देखना होता है। और द्वादशेश जो शरीर की हानि करता है, उसके स्वामी की स्थिति को अध्ययन करना होता है। उसके बाद आप देखते हैं मार्केश और बादीश। मैं आपको ये सीक्वेंस समझा रहा हूं कि किस तरीके से हमेशा अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अध्ययन में आपको तीनों लग्नों को देखना होता है। लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन। लगन के स्वामी, उसके डिस्पोजिटर यानी उसके राशिनाथ, और उसके नक्षत्र के स्वामी, इन तीन चीजों का अध्ययन सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आप अध्ययन करते हैं, वो फिर आप ये त्रिक भावों का अध्ययन करते हैं। 6, 8 और 12 जो दुख भाव हैं, जिसमें से छठा रोगेश है, अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीजेस का है, और द्वादश भाव व्यक्ति के हॉस्पिटलाइजेशन का है, या दवाइयों का है, या कुपथ्य भोजन को ग्रहण करने वाला है। इसके बाद फिर आप स्टडी करते हैं मार्केश और बाधीश को। जो कुंडली के मार्केश होते हैं उनको आप देखते हैं और उनके बाधीश को देखते हैं। इसके बाद आप अध्ययन करते हैं योगाकारी ग्रह जो बचाते हैं, उनको आप देखते हैं कि उनकी स्थिति प्रबल रूप से सेविंग वाली है या खराब है। और अंत में फिर आप उन दशाओं को ढूंढते हैं जिन दशाओं के अंदर व्यक्ति को इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो कौन सी दशाएं वो होगी? फंक्शनल मेलिफिक्स की। यानी जो फंक्शनल मेलिफिक्स हैं, जो नेचुरल मेलिफिक्स और फंक्शनल मेलिफिक्स हैं, जो नेचुरल मेलिफिक्स और मार्केश हैं, जो नेचुरल मेलिफिक्स और बाधीश हैं। उसके बाद जब आपको जस्टिफाई करना होता है उस घटना विशेष को जो हो चुकी है और जो 24 मार्च 2018 में हुई है, तब फिर आप दशा के कंपोनेंट्स को पकड़ते हैं। तो चलिए ऐसे शुरू कीजिए। इसमें सर वीनस की वहां से चल रही थी। वीनस तो सिंह लगन के लिए कारक होता है सर। अकारक होता है। वीनस जो है सिंह लगन के लिए फंक्शनल मेलिफिक है। लेकिन आप वीनस पे क्यों आ गए, दशा पे क्यों आए? सबसे पहले अभी तो मैंने आपको बताया कि आपने पहले तीनों लग्नों को देखना उसमें है। जी जी। उसमें सर जो जो मून मून साइन है वो शनि का है। और उसके बाद ओहो, सूर्य का जो है सूर्य अष्टम सर स्थान। जी पहले लगन से शुरू करिए। मून साइन पे उसमें कहाँ सर आ गए? जो लग्नेश है सर वो एर्थ में बैठा हुआ है जो हाँ, कि यहाँ से क्रॉनिक शुरू दिखा होगा। रहा है। वो हाँ, क्रॉनिक डिजीज दिखा रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद से जो है चंद्रमा लगन है। लग्नेश जो है वो शनि है जो कि खष्टेश भी है और द्वादशेश भी है चंद्रमा से। हम्म। और त्रिखड़ाय का वो मालिक भी है और त्रिक स्थान का मालिक है तो ये भी दिखा रहा है कि कोई क्रॉनिक डिजीज होगी। बिल्कुल। और जो उसके सूर्य लगन है वो वही लगन है जो भी लगना है। हाँ तो वो जी जी सूर्य और लग्न सूर्य पे भी लगन वही वही है। याद हो जाएगा। अब इसके बाद अब आप इन तीनों लग्नों के डिस्पोजिटर्स की बात कीजिए। वो कैसे बैठे हैं? इसमें बृहस्पति का सर दिखाई नहीं दे रहा है। बृहस्पति कहाँ पर है? बृहस्पति इसमें 10th भाव पे है। ओ हाँ हाँ ठीक। उसमें सर बृहस्पति दसम भाव में है और वो उसका डिपोजिटर जो है शुक्र है। हम्म। और अष्टमेश होकर के 10th में बैठा है। हम्म। और उसका डिपोजिटर शुक्र है वीनस है। हम्म। और वीनस यहाँ पर जो है वो अकारक ग्रह है। वो हम्म। तृतीय से है और 10वें से जिससे अकारक हो जाता है इसकी सिंगलनी कुंडली में। प्रकाश चंद्र और पांडे जी, अभी आप दशाओं पे मत आइए। आप सबसे पहले इस पे आइए। मैंने आपको बताया तीनों लग्न पहले सबसे पहले देखे जाते हैं। ऐसा करें, आप लोग लिख लीजिए पहले इस पॉइंट को। इसे लिख ही लीजिए आप सभी लोग कि सबसे पहले तीनों लग्नों का अध्ययन किया जाता है। और ज्योतिष के अंदर
अध्ययन हमेशा किस तरीके से किया जाता है? लगन पर पड़ने वाले कुप्रभाव, नंबर 1। नंबर 2, लग्नेश की स्थिति। लिखते जाइए। जी लिख रहे हैं। लग्नेश की स्थिति। और तीसरा देखा जाता है लग्नेश का डिस्पोजिटर कौन है, उसकी स्थिति। और जी चौथा ये देखा जाता है लग्नेश का नक्षत्र कौन है, नक्षत्र का स्वामी, उसकी स्थिति। इसके बाद फिर चंद्र लग्न को देखा जाता है और फिर सूर्य लग्न को देखा जाता है। यहाँ पे लगन और सूर्य लग्न कॉमन हो गए। जी। ये तो पहला स्टेप है। फिर दूसरा लिखिए नीचे, एक लाइन खींच के लिखिए। उसके बाद आपने क्या देखना है? आपने देखना है मार्केश की स्थिति और बाधीश की स्थिति। इसमें शनि तो मार्केश हो रहा है सर। शनि भी मार्केश है और बुध भी मार्केश है। बुध भी मार्केश है। उसके बाद और बाधीश इसमें और मंगल और है। बृहस्पति रंध्रेश हो जा रहा है। पहले सबसे पहले जो सिस्टमेटिकली चलेंगे ना, मार्केश के जी बाद में बाधीश देखिए। बाधीश जो है वो फिक्स साइन में नाइन्थ का लॉर्ड होता है, यानी नाइन्थ में मंगल बाधीश है। हाँ मंगल है सर। हाँ, मंगल बाधीश है, राहु के साथ है। उसका डिस्पोजिटर रंध्रेश है। जी जी सूर्य का और बाधीश का दोनों का डिस्पोजिटर गुरु है, जी जिसकी एक डेजिग्नेशन रंध्रेश का भी है। इसके बाद फिर आप देखते हैं त्रिक भावों के स्वामियों की स्थिति। जी लिखिए, एक लाइन खींच के लिखिए कि उसके बाद देखेंगे आप त्रिक भाव के स्वामियों की स्थिति। जी। उसमें सर एक शनि जो है वो थर्ड में है। हम्म और द्वादश और जो अष्टमेश है सूर्य जो 10वें स्थान में बैठा है। हम्म और चंद्रमा जो है वो स्वयं 7वें स्थान में मरकरी के साथ बैठा है। जो कि मार्केश है। जो कि मार्केश है। हम्म और मार्केश और द्वादशेश का यहाँ पर द्वितीयक भाव का और मार्केश का यहाँ समन्वय हो जा रहा है सर एक साथ। जो खराब है। जी खराब है। और यह वह एक मार्केश बुध भी है और मार्केश जो है यहाँ पर शनि भी है। शनि शनि लेकिन ऊंच का होने से वो प्रबल मार्केश हो जाएगा सर। और रोग को बहुत बढ़ाने वाला भी हो जाएगा, क्रॉनिक डिजीज देने वाला। रेट्रोगेट होने की वजह से, हाँ उच्च का रिट्रोग्रेड होने की है। वजह से नहीं है, वक्री होने की वजह से। हाँ बकरी होने की वजह का से। ग्रह तो सौम्य हो जाता है। जी इसी वजह से क्या है कि इतनी उम्र तक इन्होंने दवाइयां नहीं खाई और इनका जी बड़ा अच्छा स्वास्थ्य था। जी 2017 तक कितनी उम्र हुई इनकी? 2017 तक, 1954 से 1954 से हो गई। 63 हम्म तो 63 तक ये बहुत स्वस्थ थे। 63 के बाद एकदम से बीमार पड़े तो बिल्कुल बीमार पड़ गए। अब इसके बाद आपने जो देखना है, इन्हीं को, इन्हीं कंपोनेंट्स को लिखिए कि नवमांश में अध्ययन करना है। इन्हीं को आपने नवमांश में, देशकांड में, त्रिमचांश में देखना है। लिख लीजिए, इन्हीं ग्रहों को आपने नवमांश में, देशकांड में और D30 में, त्रिमशांश में देखना है। जी इसके बाद जब आपको ये त्रिमशांश में या दृशकांड में, नवमांश में इनकी स्थिति अगर खराब है, तो इसका मतलब ये खराब रिजल्ट्स देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने दो कंपोनेंट और देखने हैं। एक है खरेश, यानी 22वें दृशकांड का स्वामी, जी। उसको देखना है दृशकांड के अंदर अष्टम का स्वामी, और लगन के चतुर्थ भाव का स्वामी, जो कि जो कि 64वें नमाज है। 64वां नवमांश है। और नमाज चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी नवमांश में, जो कि चंद्रमा का 64वां नवमांश है। जी। जो दोनों स्थिति में बुद्ध बनते हैं। दीना जी आप भी बोलो, और लोग भी बोलिए भाई, बिना। एक्चुअल में वेट कर रहे जी, मुझे लगा वन बाय वन आज आप पूछेंगे। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एवरीबडी शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस। ये आप लोगों ने नोट कर लिया जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया? जी सर। ठीक है, आप शुरू कीजिए। सर इसमें इसमें अगर लग्न देखा जाए, लग्न कुंडली में अगर देखते हैं तो लग्नेश जो है वो 8th हाउस में पहुंच गए हैं।
तो हम्म। वो त्रिक भाव में चले गए, अपने से 8 पे चले गए, इसलिए खराब हो गए। सेम नवमांश के लग्नेश को अगर हम देखते हैं तो एक तो लगन में केतु बैठ गया है, और जो और लग्नेश है वो लग्नेश के अपने से साथ 11वें चले राहु के साथ है। हाँ। जी, वो अपने से 11वें चले गए हैं, और राहु के साथ नहीं है, राहु का दृष्टि पड़ गया उसके ऊपर। और जो लग्नेश है D1 के, उन वो नहीं, राहु राहु के की साथ दृष्टि D9 कहाँ में। पड़ी यार? नवमेश में राहु है, राहु के साथ बैठे हैं सूर्य। नहीं सर, D9 के लग्नेश जो है उन पे मरकरी पे भी जा रही है राहु की दृष्टि। हाँ, D9 के लग्नेश पे भी जा रही है और D1 के लग्नेश के साथ ही लग्नेश के राहु साथ बैठे बैठ हैं। गए हाँ, जी। और अगर हम इनका देश कांड देखते हैं तो भी लगन में राहु बैठ गए हैं, सिंह लगन का है, और सूर्य अगेन अपने से 12वें बैठ गए हैं। तो लग्नेश तो हर जगह खराब हो गए इनके, तीनों बिल्कुल। ही कुंडलियों में लग्नेश इनके खराब हो चुके हैं। अब इनके अगर 22वें देश कांड के स्वामी को देखते हैं तो अ, गुरु बनते हैं। हाँ। और गुरु इनके, हाँ, और बाधेश मंगल बनते हैं। मंगल क्योंकि 5th हाउस में बैठ गए राहु के साथ, तो ये खराब हो गया, 5th हाउस इनका पीड़ित हो गया। 5th हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में भी बिल्कुल। आपने बताया था लीवर को काउंट करते हैं हम, तो 5th हाउस से 4th हाउस करेंगे। का लॉर्ड चूंकि, जी, 4th हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो चुका है, और बादेश ऑलरेडी है, और शनि की दृष्टि है तीसरी, इस बिल्कुल। कारण से इनके बादेश ज्यादा पीड़ित है। बिल्कुल। इसके अलावा इसी बात को यहाँ पे आप देखें, नवमांश के अंदर मंगल की स्थिति को, मंगल चूंकि सर्वाधिक प्रबल इसमें बाधिश होने के अलावा मंगल राहु जी से पीड़ित हैं D1 चार्ट में। और मंगल जो है 64वें नवमांश लगन के 64वें नवमांश बुध, और चंद्र लगन के 64वें नवमांश बुध, यानी कि बुध जी 64वें नवमांश के स्वामी हैं। लगन से 64वें नवमांश भी, और उससे भी 64वें नवमांश चंद्रमा से भी। तो इन चंद्रमा दोनों से ही भी। स्थितियों के अंदर बाधीश जो है इनके बुध के साथ में बैठे हैं और शुक्र के साथ में बैठे हैं। ये भी एक कारण है और कि शुक्र की महादशा में इनको रोग प्रबल रूप से आया। दूसरा कारण है कि जी रंध्रेश इनका शुक्र की राशि में बैठा है D1 में। इस वजह से भी शुक्र की महादशा, शुक्र के अंतर में सर्वाधिक परेशानियां इनको आई हैं। इसके अलावा जो इनके रोगेश हैं उस पे केतु की दृष्टि भी है। हाँ, रो- लगन में केतु की दृष्टि है, और डी ये नहीं नहीं दृेश नहीं, कांड में तो D1 केतु में, के साथ ही बैठ D1 गए। में, D1 में हाँ डी। केतु की दृष्टि शनि पे है, जो उनके रोगेश भी हैं और मार्केश भी हैं। मार्केश भी है जी। और इवन देश कांड में वो जो रोगेश है उनके साथ ही बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए। हाँ। इसके अलावा एक बात आप देखिए, जो इनके खरेश हैं, 22वें दृेशकांड के स्वामी गुरु हैं, वो गुरु दृेशकांड चार्ट में रोग भाव में नीच के होके बैठे हैं। और गुरु से ही लिवर देखा जाता है। जी तो इसलिए लिवर की प्रॉब्लम की तरफ को इंडिकेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि शुक्र की महादशा में इतना प्रबल रोग क्यों हुआ, क्योंकि रंध्रेश की के डिस्पोजिटर हैं शुक्र। अब आप नक्षत्रों पे आइए। नक्षत्रों में सूर्य का नक्षत्र रेवती है, यानी बुध का नक्षत्र है। बुध मार्केश भी हैं, 64वें नवमांश लगन के 64वें नवमांश, और चंद्रमा के 64वें नवमांश पति भी हैं। तो बुध इनके काफी खराब हैं। और बुध, रेवती नक्षत्र जो है वो संधि का नक्षत्र है, गंडमूल का नक्षत्र है। अब चंद्रमा का नक्षत्र देखिए। चंद्रमा इसमें सद्विषा नक्षत्र के हैं, यानी कि राहु के अच्छा का। नक्षत्र के हैं। इसके बाद आप जी देखिए, जो इनका बुध है वो पूर्वा भाद्रपद, यानी गुरु के नक्षत्र का है। जो बुध इनका 64वें नवमांश का स्वामी है, वो गुरु के नक्षत्र का है। इस वजह से उसने लिवर को खराब किया है। और जो इनका बाधीश है मंगल, और जो योगाकारी मंगल। भी हो जाते हैं, जो राहु के साथ बैठे हैं D1 में, वो मूला नक्षत्र के हैं, यानी कि केतु के नक्षत्र के हैं। तभी वो लिवर ट्रांसप्लांट की बात को लेकर आए।
लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट होने से पहले ही डेथ हो गई। अब आइए दशाओं पे। शुक्र में मृत्यु हुई। तो शुक्र में मृत्यु क्यों हुई, उसको प्रकाश चंद्र पांडे जी ने बताया कि शुक्र इसमें फंक्शनल मेलेफिक या अकारक हो जाते हैं, रोगेश से ग्रस्त हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि रोग भाव के स्वामी और मारक भाव के स्वामी शनि की दृष्टि में है वो, इस वजह से वो रोग को प्रबलता के साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा जो शुक्र की स्थिति 64वें नवमांसपति चंद्रमा और लगन के बुध के साथ में है और बाधिज के साथ में है नवमांश में। जी। इस वजह से शुक्र का जस्टिफिकेशन होता है। अब आया शनि। प्रत्यंतर दशा में शनि बाधिश मार्केश हैं और दशा के दोनों कंपोनेंट महादशा अंतरदशा के लॉर्ड पर उनकी दृष्टि है, जो कि फंक्शनल मेलेफिक हैं और दृष्टि के द्वारा ये काफी पीड़ित माने जाएंगे। इसके अलावा फिर उसमें लग्नेश का सूक्ष्म अंतर आया है। लग्नेश जो है सभी कुंडलियों में पीड़ित हैं। अब हम इस चीज को D30 चार्ट में भी देख लेते हैं। D30 चार्ट में अगर आप शुक्र को देखें तो शुक्र की पोजीशन बाधिश के साथ है। आप देखिए मंगल बहुत प्रबल है, उनके साथ है। और उसके बाद शनि की पोजीशन आप देखिए, शनि उसके त्रिमशांसा के लग्नेश हैं और गुरु की राशि में बैठे हैं, तो गुरु को पीड़ित कर रहे हैं। गुरु लीवर का कारक है। इसके अलावा बुध चंद्रमा के साथ बैठे हैं, जो कि 64वें नवमांसपति हैं, वो भी पंचम भाव को पीड़ित कर रहे हैं और पंचम भाव से लिवर आता है, यानी लिवर पूरी तरह से पीड़ित हो रहा है। और ये अल्कोहल से लिवर खराब हुआ है। तो चंद्र और बुध का जब भी संयोग होता है और शनि की राशि में, तो व्यक्ति को अल्कोहलिज्म का एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कोई कोई कुछ इसमें बोलना चाहेगा? प्रदीप डल्ला साहब। साहब मेरा क्वेश्चन दूसरा है साहब कि ये 2017 तक अच्छे रहे, जबकि सारी दशाएं मतलब कुंडली तो वही थी, कुंडली तो चेंज केवल दशा के मारे ही सब चेंज हुआ है। तो वीनस की दशा 2015 से चालू हुई। बिल्कुल। तो 2015 से इनको इफेक्ट होना चाहिए था कि ना कि 2017 से। देखिए मैं आपको एक बात ये बताऊं, 2015 से और 2000 लिवर सिरोसिस ऐसी चीज है जो कि 2015 से प्रारंभ हो गई होगी, वो 2010 से भी प्रारंभ हो गई होगी। हम बहुत से लोग हिंदुस्तान में फैटी लिवर के साथ जीवन जीते हैं। जैसे मेरा खुद का फैटी लिवर ग्रेड 2 है, जो कि खराब माना जाता है, लेकिन ग्रेड 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.93 जब ग्रेड 3 हो जाता है, उसके बाद वो हाथ से निकलने लगता है लिवर। तो वो इन स्थितियों में लिवर टेक्स नियरली अबाउट 6 to 7 years बिफोर काउंट स्टॉप। लिवर जो है डिस्फंक्शनल होने के पहले 6 से 7 साल तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम देता है, खराब पोजीशन क्रिएट करता है। तो आपकी बात बिल्कुल उचित है कि शुक्र में लिवर की स्थिति खराब हो गई होगी, लेकिन उसका प्रदर्शन कब होता है? जब लिवर सिरोसिस में आता है तो आदमी की भूख खत्म हो जाती है। यानी कि 2017 में के बाद इनको भूख लगनी कम हो गई थी, यानी कि 1-2 रोटी से इनका पेट भरने लगा था। ये 2000 उस समय शुक्र में राहु था, 26 दिसंबर 2016 में आया, तो 2017 में इनको भूख लगनी बंद हो गई और कॉन्स्टिपेटेड हो गए। बार बार जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाने लगे। तब ये पता चला कि भाई आपका तो लिवर काफी खराब होने लगा है और इस स्थिति में आ गया है कि अब आप सिरोसिस की तरफ बढ़ने लगे हैं। उनसे कहा गया आप ड्रिंक्स छोड़ दीजिए, तो उन्होंने छोड़ तो दी, लेकिन कभी कभार वो ड्रिंक कर लेते थे। तो जिसका लिवर सिरोसिस की तरफ को जा रहा है, अगर वो ड्रिंक करेगा तो वो ड्रिंक एक पॉइजन की तरह से उस लिवर को स्पीड अप करेगा खराब करने में।
तो आपकी बात का आंसर ये कोई हार्ट का मामला नहीं है, लिवर का मामला है। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती, वैसे भी हार्ट में जो आर्टरीज जो क्लॉग होती हैं 95% जब जाती हैं, उनको भी जाने में 10 साल लग जाते हैं। 10, 12, 15 साल में जाके आर्टरीज जो हैं वो 10 से 95% में आ जाती है। उस समय मायोकार्डियल इन्फेक्शन की स्थिति या इस्कीमिया की या एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति पैदा होती है। तब डॉक्टर्स कहते हैं कि अब स्टंट लगाओ। जैसे मेरी एक आर्टरी अभी जो है लेफ्ट वाली 60% ब्लॉक है, उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि कोई स्टंट की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी दूसरी आर्टरी है जो 95% ब्लॉक्ड है, उसमें स्टंट की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि 60 से 95% होने में भी इसे 10 साल लगेंगे, लेकिन नहीं आपको होगा अगर आप दवाई ब्लड थिनर्स लेते हैं और दूसरा आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। आप तो स्वयं जो है हार्ट से स्टंट लगवा चुके हैं, तो आपको मालूम है कि ये कोई ओवरनाइट नहीं होता है। ओवरनाइट पोजीशन नहीं होती कि किसी की आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, और वही लिवर के साथ। तो आपका नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि अगर किसी को बताना हो अगर इतना तो केवल हम लोग ये बता सकते हैं कि इस समय केयर करो, ये तुम्हारी ये प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। देखिए, इसीलिए मैं प्रैक्टिस की हॉरोस्कोप लेकर आया हूं, ताकि हम ज्यादा पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शंस कर पाए। देखिए, 24 मार्च 2018 को डेथ हुई है, तो इसी वजह से मैं आपके सामने जो इस हॉरोस्कोप को मैं रख रहा हूं, ताकि आप लोग इस बात को पकड़ पाए कि भाई 24 मार्च को डेथ क्यों हुई। क्योंकि शुक्र है, मैंने आपको बताया कि शुक्र जो है मार्केश और बाधीश, मार्केश और रोगेश के द्वारा दृष्ट है, जो कि रेट्रोगेट प्लैनेट भी है। उससे वो दृष्ट है और अकारक ग्रह है, यानी कि फंक्शनल मेलेफिक ग्रह है। और यही शुक्र आगे नवमांश के अंदर बाधीश के द्वारा पीड़ित है, और साथ में 64वें नवमांश पति के साथ भी है, और यहाँ पे राहु से दृष्ट है D1 चार्ट के अंदर। यानी कहने का मतलब इस पे दृष्टि शनि की भी है और राहु की भी है। तो यानी कि शुक्र की महादशा पकड़ में आती है, ये शुक्र की महादशा में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। वैसे भी सिंह लग्न के जातक के केस में जो शुक्र की महादशा है वो अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र की महादशा में बहुत रोगों की उत्पत्ति होती है। शत्रु गृह में भी बैठा है सर, उसमें शत्रु गृह में भी है, शत्रु शत्रु के घर में। शत्रु के घर में नहीं है। शुक्र जो है वो और मंगल न्यूट्रल फ्रॉम बोथ साइड्स होते हैं। शुक्र और मंगल जो हैं, शत्रु तो दो ही प्लेनेट हैं, सूर्य और चंद्रमा शुक्र। सूर्य, चंद्रमा सूर्य। ना ना, दो ग्रह सिर्फ शत्रु हैं, बोथ वेज। चंद्रमा सूर्य। ना ना ना, सूर्य और शनि, सूर्य और शुक्र, सूर्य और और शनि, इसमें सूर्य जैसे और शुक्र। 8th से 8th भी अगर काउंट करते हैं तो भी 8th से 8th काउंट करेंगे तो थर्ड का लॉर्ड भी वीनस है, जो कि मतलब डेथ का एक रीजन हो जाता है। 8 to 8 अगर हम काउंट करते हैं तो हाँ, मतलब थर्ड हाउस जो है वो उसका लॉस हो जाता है एक्सेलेंट मतलब एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और ये अष्टम से स्लो अष्टम इसलिए हुआ। भावात भावम न्याय के अनुसार अष्टम का स्वामी गुरु है, और अष्टम से अष्टम का स्वामी शुक्र है। यानी जी कहने का मतलब वो भी मारने में कैपेबल माना जाएगा। और मारने वही। में वहां बैठा हुआ शनि, रेट्रोगेट शनि जो रोगेश मार्केश है, वो भी उतना ही कैपेबल माना जाएगा थर्ड में बैठा हुआ। और जो आपने और बताया इनका था कि स्लो प्रोसेस। और आपने जैसे जी बताया कि बाधीश पे और राहु पे शनि की दृष्टि है, और शनि और राहु की दृष्टि शुक्र पे है। ये बात भी साफ पता चल रही है कि इन दशाओं के अंतर्गत ये लिवर को खराब करेगा। अब लिवर वाली जो बात आई है वो इस वजह से लिवर आ रहा है क्योंकि रंध्रेश जो है वो शुक्र की राशि में बैठा है, और मंगल और राहु, और जो खरेश भी है वो रंध्रेश करेश है दृष्कांड कुंडली में, और नीच का होकर वो रोग भाव पे बैठा है दृष्कांड में। और मंगल और राहु जो अच्छा। है वो गुरु की राशि में बैठे हैं,
यानी कहने का मतलब है कि गुरु की राशि में पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि लिवर या स्टमक से संबंधित भाव होता है। जी। और इनका जो ये रोगेश है, ये क्योंकि शनि है तो शनि स्लो डिजीजेस देता है, धीरे धीरे डिजीज को बढ़ाता है। शायद इस कारण से इनका धीरे धीरे होके एट लास्ट ऐसा स्टेज आया है कि फिर चीजें मतलब कंट्रोलेबल नहीं रह चुकी। बिल्कुल करेक्ट। और शनि की जो दृष्टि है ना, वो मंगल बाधीश पे भी है, और शनि की दृष्टि नवमांश में भी मंगल बाधीश जो बुध पे और शुक्र पे है, और शुक्र पे जी। शनि की दृष्टि यहाँ भी है। यानी कहने का मतलब शुक्र सब तरफ से घिरा हुआ लग रहा है, इसलिए अपनी दशा और अंतर्दशा में वो इतना बड़ा वृहद रोग दे रहा है। अब आप इसको दृश्यकांड को अगर आप खोलें तो आपको दृश्यकांड में ये साफ साफ ये बात पता चलेगी कि क्यों ये है। क्योंकि जो यहाँ खरेश है, जो 22वें दृश्यकांड का स्वामी है, वो नीच का है, और नीच का होके बैठा, और जो शनि है वो केतु के साथ में बैठे हैं। और जो इसमें दृश्यकांड का जो स्वामी है वो सूर्य, वो द्वादश भाव में आ गया चंद्रमा की राशि में। तो ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो होमोजीनियस राशि उसके लिए नहीं है, वो फायर है और वो लिक्विड में है। ये शनि यहाँ पे दृष्टि भी दे रहा है शुक्र पे भी। हाँ, थर्ड थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है। तो यानी हर तरफ से शुक्र जो है इसमें फंसा हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से जब कोई ग्रह 3 से 4 परतों के द्वारा फंस जाता है मेलेफिसेंस के अंतर्गत, तो वो महादशा अपनी अंतर्दशा में सर्वाधिक परेशानी देने वाला होता है। चलिए अब दूसरी हॉरोस्कोप देखते हैं। इनका सर प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ रानी खेत, पुरानी के, ठीक है सर, थैंक जिला यू। अल्मोड़ा। अब मैं आपको एक कॉन्जेनाइटल हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ कॉन्जेनाइटल डिजीज की। कॉन्जेनाइटल डिजीज वो होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं। ये एक बच्चा है जो कि अमेरिका में रहता है, सिएटल में। इस बच्चे को कॉन्जेनाइटल अस्थमा है, यानी बाय बर्थ उसको अस्थमा, कफ एंड कोल्ड, निमोनिया, ये सब परेशानियां इस बच्चे को हैं। बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, और बच्चा अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, और बच्चा अच्छा डिबेटर भी है, और बच्चे को बहुत रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिलते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये अस्थमा यानी दमा की पोजीशन, कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, दैट चाइल्ड इज बोर्न विद द डिजीज, मतलब उस समय से ही उसको डिजीज है। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज वगैरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि बाई बर्थ किसी को कोई डिजीज अगर हो जाए तो हम 2005 के उसमें चलते हैं की दशा में, तो हम इस बात को पकड़ पाएंगे कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्यों हुई है। सितंबर में, अक्टूबर में, आप देखिए केतु में चंद्र है, केतु की महादशा है। यानी कहने का मतलब है, अब आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों आई है। फोर्थ हाउस पीड़ित है, लंग्स फोर्थ हाउस में आते हैं। फोर्थ हाउस क्यों पीड़ित है, ये और बता दीजिए। सर ये लग्नेश जो है, ये मरकरी ये फोर्थ हाउस में बैठ गए D1 चार्ट के। सूर्य के साथ बैठ गए हैं, केतु के साथ बैठ गए हैं, केतु के साथ बैठ गए हैं, इसलिए मरकरी पीड़ित हो गए हैं। सन के साथ तो और जुपिटर के साथ भी बैठ गए हैं, जो आपस में शत्रुवत हाँ, लगा और रखते हैं। केंद्राधिपति दोष के साथ होता है। केंद्र, इसके अलावा शनि जी और राहु से दृष्ट भी हो गए। जी, राहु से भी दृष्ट हो गए, और शनि का भी थर्ड एस्पेक्ट इनके ऊपर है। जी। और मून अगर देखा जाए तो मंगल के साथ बैठ गए हैं, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जैसा आपने बताया था, मून और मंगल का भी युति अच्छा नहीं मानते हैं, हाँ, पीड़ित हो क्योंकि जाता है मून। क्योंकि बुध के लग्नों में मंगल अत्यंत पापी माने जाते हैं, क्योंकि वो रोगेश जी, होते हैं रोगेश होते हैं। और और त्रिशदाइश। जी, त्रिशदाई लॉर्ड हो गए। अब आप तीनों लग्नों पे देखिए, लगन को, सूर्य लगन को और चंद्र लगन को। सर लगन का स्वामी तो अपने लगन का स्वामी तो अपने उसमें बैठा हुआ है, और ये मंगल भी अपने उसमें बैठा हुआ है। एक मिनट प्रदीप साहब, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वजह है इसमें। एक मिनट, मैं वहां पे ले आता हूँ दशा में पहले, केतु में, और जन्म हुआ है इस समय पे, केतु में, चंद्र में या सूर्य में हुआ है।
देखिए एक बात देखिए, इनका जो लगन का स्वामी है वो 5 डिग्री का है और सूर्य 3 डिग्री 26 मिनट का है और बुध है 5 डिग्री 19 मिनट का। तो प्रदीप डल्ला साहब ये डीप कंबस्ट है। हाँ, कम्बस्ट है तो इसके पढ़ाई में अच्छा कैसे हो गया? जब जब ये सूर्य से जस्ट हो गया बुध, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं होना चाहिए ना? क्यों नहीं होना चाहिए? पढ़ाई कहाँ से आती है? पढ़ाई आती है पंचम भाव से। पंचम का स्वामी पंचम में ही बैठा है। आप देखिए पंचमेश, देखिए पंचमेश मार्गी है, डायरेक्ट मोशन में है, रेट्रोगेट नहीं है, और पंचमेश पंचम भाव में बैठा है और चंद्रमा से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है। मंगल जो कि शार्पनेस देता है और मंगल जो कि 11th का लॉर्ड भी है, त्रिछटाइश है। देखिए पढ़ाई और स्वास्थ्य ये दोनों दोनों जो है पोल सपाट है, वो मटेरियल लाइफ की चीजें हो जाती हैं। जो मैंने आप लोगों सर, को ये जो केस में बताया था पर सब कि जो केतु से सन वो नहीं है। केतु का 19 डिग्री का है और सन है 3 डिग्री का। तो वो तो नहीं हुआ है, क्या नाम है? नहीं, पाराशरी में ना, पाराशरी में इस तरह सिर्फ डिग्रीज को हम देखते हैं, कंबशन की डिग्रीज को। अब ये समझिए कि केतु जो है वो उसी राशि के अंदर अगर बैठा है, देखिए जो पाराशरी ज्योतिष में जो ग्रहण की पोजीशन होती है वो ग्रहण की पोजीशन मानी जाती है यदि उसी राशि के अंदर चंद्र के साथ राहु और केतु बैठा हो तो चंद्र ग्रहण की पोजीशन है। उसी राशि में अगर सूर्य के साथ राहु और केतु में से कोई भी बैठा हो तो सूर्य ग्रहण की स्थिति है। पर सब केतु का हस्ता नक्षत्र में सूर्य फागनी, उत्तर फागनी के नक्षत्र में, नक्षत्र ही दोनों अलग अलग हुए, उससे बहुत क्या दूर फर्क, हो गया। उससे क्या फर्क पड़ा? आप समझे नहीं, राशि तो वही है ना। ये तो हम राशि के अनुसार देखते हैं। जब भी ग्रह अगर, ग्रहण कब होता है? ग्रहण की स्थिति है कि पृथ्वी और उस ग्रह के बीच में ये नोडल नोड्स आ जाते हैं, राहु और केतु, तब ग्रहण होती है। तब वो सूर्य को छाप देते हैं। सूर्य को वो ग्रहण में आप देखते हैं सूर्य के ऊपर एक जो है ब्लैक सर्कल बन जाता है, चंद्रमा के ऊपर एक ब्लैक सर्कल बन जाता है, क्योंकि पृथ्वी इन बिटवीन आ जाती है, मतलब राहु इन बिटवीन आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, तो या केतु इन बिटवीन आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, तो इस वजह से होता है। तो जो ग्रहण की स्थिति है ना वो राशिगत मानी जाती है, नक्षत्रगत नहीं मानी जाती है। तो ये सर, ग्रहण, डिग्रीज जो हम देखते हैं वो बुधादित्य योग के लिए देखते हैं। अगर सूर्य केतु कितना भी डिग्री में डिफरेंस है तो वो ग्रहण बाय डिफॉल्ट होगा। उसमें हाँ, डिग्रीज हम नहीं देखते, सिर्फ उसमें बुधादित्य डिग्री योग नहीं के लिए देखते, देखते हैं। बुधादित्य के लिए और भी देखते हैं और अगर कंबशन के लिए भी। अगर वो, अगर जी बुध अगर 3 डिग्री के फासले से कम है तो बुध को डीप जी कंबस माना जाएगा। अन्यथा क्या होता है कि जी 3 डिग्री से ऊपर का बुध होता है तो वो बहुत अच्छा बुधादित्य योग बनता है। जी। और इसमें जैसे ये एक रूल है पराशरी में कि अगर बुध अस्त है तो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा निकलेगा। सिर्फ स्टडीज में एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे उसको प्रॉब्लम होंगे, बट पढ़ाई में वो बहुत अच्छा निकलेगा। यू आर राइट। इसमें क्या है, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोने का बनेगा, उसको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर, उसको उसको वीजा ग्रांट होने में प्रॉब्लम आएगी, उसको जी पीआर आने में बहुत डिले हो जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट लेटर उसका चल चुका होगा, एचआर कह रहे होंगे कि हमने अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है लेकिन उसकी मेल नहीं खुल रही होगी, या अगर वो फिजिकली जी आ रहा है तो उसको नहीं पहुंचेगा। बुद्ध की वजह से उसको हाँ, दूसरी प्रॉब्लम, उसको फेफड़े की प्रॉब्लम हो होगी, जाएंगे। अस्थमा की होगी, उसको जो है स्किन की क्योंकि प्रॉब्लम होगी। कंबस्ट जो मरकरी होता है ये रटने की विद्या देता है। हम्म। बाय हार्ट कर लेता है बच्चा, जो लिखा होता है वो बाय हार्ट कर लेता है। मेरे दोनों बच्चों का कंबस्ट है। कितने डिग्री पे कंबस्ट है? डिग्री तो सर एग्जैक्टली अभी नहीं पता, बट दोनों का कंबस्ट है। बेटी का भी कंबस्ट है और बेटे का भी कंबस्ट है। ठीक है। मेरी बेटी का जो बुध है वो सूर्य के से 1 डिग्री के फासले पे है और बुध और सूर्य में ग्रह युद्ध है जिसमें सूर्य विजित हुए हैं। और मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग किया है और आईआईएम से एमबीए किया है। सब जगह वो अपने सारे क्लासेस में टॉप करती रही और इंजीनियरिंग में उसकी थर्ड जी पोजीशन थी और आईआईएम जी में भी उसकी थर्ड पोजीशन थी। तो वो बहुत मेधावी और बहुत ही फर्स्ट क्लास पास स्टूडेंट रही है
जबकि बुध और सूर्य में सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है, और बुध जो है वो ग्रह युद्ध में हारा हुआ है। लेकिन हाँ, उसको वैसे प्रॉब्लम आती है, उसका आधार कार्ड बनने में बहुत प्रॉब्लम आई। सर जी ग्रह ग्रह मेरी युद्ध बेटी में का सूर्य सन चंद्रमा को लिया जाता है क्या? है। कहते हैं ग्रह युद्ध में सूर्य चंद्रमा राहु केतु को नहीं लेते हैं। हाँ, वो ये आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक नॉन टेक्निकल बात बता रहा था। जी जी। अब बताइए, और बताइए। अब इन्हीं ग्रहों को जरा सा, इसका भी आप हरेश वगैरह देखें, और इसका भी आप वो देखें, त्रिमचांसा देखें, इस बच्ची का भी, तो आपको आइडिया लगेगा। 64वें नवमांश का स्वामी देखिए, इसका खरेश इसका शुक्र है। हाँ और और इसका 64वां नवमांश का स्वामी भी शुक्र ही हो गया। 64वें नवमांश का स्वामी भी इसका शुक्र है, और चंद्रमा से 64वें नवमांश का स्वामी इसका सूर्य है। सूर्य हो गया। तो इसका मतलब और सूर्य और शुक्र बहुत अच्छे नहीं है जी स्वास्थ्य के लिए। जो 64वें नवांशपति होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अभी आप देखिए, शुक्र की महादशा इसको चल रही है, और इसमें इसका अस्थमा बढ़ गया है 2010 में। केतु में और सूर्य इसमें सर का जन्म जन्म हुआ था। सूर्य जो है वो चंद्रमा से 64वें नवमांशपति हैं। तो चंद्रमा जो है खांसी जुकाम सर्दी के कारक भी होते हैं। तो इस प्रकार से बचपन से इसको निमोनिया, अस्थमा, सर्दी जुकाम खांसी वो सब कंटिन्यूस रहता है। अब इसके बाधीश देखिए, इसमें बाधीश हो गए गुरु। गुरु हैं। तो जी गुरु और भी इसके नमांश में बाधीश, बाधीश और मार्केश होकर इसके गुरु भी इसके थोरेसिक रीजन या हैं। छाती पे बैठे हैं। केतु के साथ में इसका गुरु चांडाल योग बन जाता है, और शनि से दृष्ट हैं वो। शनि इसमें अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं, यानी रंध्रेश भी हैं। जो बादिश है वो द्रेश कांड में भी 8th हाउस में बैठे हुए हैं और नमांशा में भी 8th हाउस में बैठे हुए हैं। हाँ, त्रिक भाव में बैठ गए हैं, त्रिक तो भाव वो में और ज्यादा पीड़ित हो गए हैं। ज्यादा प्लेस हुए। प्रदीप बिल्ला साहब, इसमें इस कुंडली को आप देख के बताइए, और इसके नक्षत्रास वगैरह देखें। सूर्य अच्छा है, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी का है, सूर्य सूर्य के नक्षत्र का है, इसीलिए इसको यश मान कीर्ति काफी देता है। और क्लासेस में हमेशा डिबेट्स में इन सब में इसको अवार्ड मिलते हैं। चंद्रमा लेकिन इसका अश्विनी नक्षत्र का है, यानी कि गंडमूल नक्षत्र का है, संधि के नक्षत्र का है, जो अच्छा नहीं है। और इस कुंडली के अंदर में मंगल इसका कृतिका का है, यानी सूर्य के नक्षत्र का है, जो कि मंगल इसका इस कुंडली के अंदर रोगेश है, और सूर्य के नक्षत्र का है। और सूर्य इसका चंद्रमा से नवमांशपति, 64वें नवमांश का स्वामी भी है। यही एक कारण है कि इस बच्ची को सूर्य चूंकि गर्मी का कारक बनता है, और वो छठे हाउस में आके उस अस्थमा को ठीक करने में कैपेबल होना चाहिए था। गुड हेल्थ का प्लेनेट होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि रोगेश का जो नक्षत्र का स्वामी भी है वो। अब इसमें इसका जो गुरु की बात चल रही है, जो कि दृष्टिकांड में गुरु इसका रोगेश है, वो भी चित्रा नक्षत्र का है, यानी मंगल के नक्षत्र का है। और गुरु की पोजीशन अगर आप देखें, नवमांश में भी गुरु इसका अष्टम गत है, और जीव का कारक है वो, और बाधीश भी है, मार्केश भी है। शनि इसका अच्छा है, शनि पुखे नक्षत्र का है। बच्ची जो है वो डेंटिस्ट्री या वकालत वगैरह करना चाहती है, तो वो सब अच्छा बताता है। राहु इसमें, राहु का जो नक्षत्र का स्वामी है वो लग्नेश है, बुध है, और वो चतुर्थ भाव में बैठा है। इस वजह से वो कॉन्जेनाइटल यानी बाई बर्थ वो अस्थमा दे रहा है। केतु भी हस्ता नक्षत्र का है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र का ये है। चंद्रमा जो है वो लिक्विड भी है, साथ में निमोनिया और इस तरह खांसी जुकाम सर्दी का प्लेनेट है। और केतु खांसने का प्लेनेट है, तो वहां वो बैठा है, तो रोग को बढ़ा रहा है। और दृष्टिकांड में भी केतु की स्थिति चतुर्थ में है। किसी ने कुछ बोलना है इसमें, इस कुंडली में? हाँ, प्रकाश जी, आपने कुछ बोलना है? इसमें सर सैटर्न जो है वो तो एक चंद्रमा के घर में है और मंगल से दृष्ट है, तो पीड़ित नहीं हो जा रहा है ज्यादा? बिल्कुल। इसमें इसमें क्या है कि शनि और मंगल की युति हो जाती है। आप देखिए, 7, 8, 9, 10 शनि जो है इसमें मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है। तो शनि और मंगल का आपस में एक युति संबंध हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब दो ग्रह एक दूसरे पे म्यूचुअल एस्पेक्ट रखते हैं,
तो वो ग्रह जो है वो युति के माने जाते हैं। शनि और मंगल युति की स्थिति में है, तो चूंकि वो युति की स्थिति बना रहे हैं और सेकंड हाउस से संबंधित है, तो इसका मतलब है ये दोनों प्रभाव जो है इसकी शनि की राशियों पे पड़ेगा और मंगल की राशियों पे पड़ेगा। जैसे शनि का प्रभाव जो है मंगल की राशियों पे पड़ेगा, रोग भाव पे और रिकवरी भाव पे या लाभ भाव पे, वहीं मंगल का प्रभाव इसके रंध्र भाव पे और भाग्य भाव पे पड़ेगा। इसीलिए वो सर्जरी की तरफ को जाना चाहती है, डेंटिस्ट्री में। शनि और राहु से डेंटिस्ट्री आती है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है शनि पे, या वो वकालत करना चाहती है, तो वकीली के लिए भी, एडवोकेसी के लिए भी शनि और मंगल का आपस में संबंध होना चाहिए। तो वो उसके एम्बिशंस को भी दिखा रहा है। और सर इसमें काल पुरुष की कुंडली में जो बुध है वो थर्ड लॉर्ड होता है, वो काफी पीड़ित हो जा रहा है फोर्थ में, तो यह फेफड़े की बीमारी नहीं लेता है श्वसन की? हाँ, इसीलिए दे रहा है कि फेफड़े की और ट्रैकिया की बीमारी ही होती है, जो अस्थमा होती है, ये फेफड़े को जाने वाली जो नली है उसके स्वेल कर जाने की वजह से होती है। वो एलर्जीज की वजह से स्वेल कर जाती है, तो उसका जो ब्रीदिंग पैसेज है वो बहुत नैरो डाउन हो जाता है, तो उसमें सांस नहीं आ पाती। ओके। किसी ने कुछ और ना बोलना हो तो अगली कुंडली पे चलते हैं। सर ये नक्षत्र कैसे याद करते हैं, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ याद हो जाता है, लॉर्ड नहीं याद हो पाते हैं। कोई इजी वे हो तो आप प्लीज बताइएगा। इसमें क्या है कि नक्षत्रों को याद करने का तरीका ये है कि एक नक्षत्र की एक बेल्ट को उठाइए और फिर जब बच्चों को डांटना हो तो फिर आप नक्षत्र की पूरी बेल्ट बोल दीजिए। अश्वनी वर्णी कृतकारोणी मृक्षरा आद्रा पुनर्वसु पुके अश्लेषा, एक थप्पड़ मारूंगी। ठीक है सर। आप जो है, आप अगर दुकानदार के पास भी जाएं तो यही बोलिए, मघा पूर्वा फाग्नि उत्तरा फाग्नि हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, चाय की पत्ती दे दो। वो 10 ग्राहकों में भी 10 ग्राहकों में भी वो आपको देख के वो आधे घंटे तक उसको चक्कर आ जाएगा। बिकॉज जो कुंडली प्रो मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसमें तो आगे लिखे हुए आते हैं, बट अगर ट्रूली बोलूं तो मुझे याद नहीं है कौन सा नक्षत्र किसका है, इसी कारण मैं देखिए कभी ऐसा नक्षत्र है पे नहीं बोलती। लीना जी, आपकी और मेरी और प्रदीप लल्ला साहब की अब बढ़ती हुई उम्र है। बढ़ती हुई उम्र में हमें जी इसी बात का शुक्राना करना चाहिए भगवान से कि हम अपने जी पति पत्नी का नाम और बच्चों का नाम याद रख रहे हैं, इतना काफी है। जी। और ज्यादा एम्बिशन नहीं पालना चाहिए इसमें, तो उसमें फिर हमें क्षोभ होता है, दुख होता है। तो इसको याद करने एक का तो यही तरीका है कि आप उसको जो है एक बेल्ट को उठा लीजिए और पूरे दिन अपने हस्बैंड से भी वैलेंटाइन में रोज देने के पहले पूछिए, कहिए मूला पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा सद्भिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, ये लो एक फूल रोज। ठीक है सर, तो इस ट्राई सर करेंगे मैंने तो इस पे टेबल पे लगा गाइस। रखा है, वही है, देख लेता हूँ। है? टेबल पे लगा रखा है, अच्छा, बेस्ट यार वही है। मेरी तो याददाश्त वैसे तो इतनी खराब है कि मैं कई बार वाइफ से पूछता हूँ आज मैंने ब्रेकफास्ट किया था कि नहीं, आज मैंने खाना खाया था कि नहीं। तो वाइफ कहती है कि पहले इंच टेप से अपना एब्डोमेन नाप लो और हर 3 घंटे में पूछा मत करो, कि नाप के देख लिया करो। मेरी लर्निंग मतलब मेमोरी टचवुड बहुत अच्छी है, लर्न कर लेती हूँ, बाकी सब कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं, नक्षत्र नहीं याद होके देते। मतलब मैं आई ट्राइड मेनी टाइम्स कि मुझे याद हो जाए, देखते साथ पता चल जाए, बट इसी में प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, चिंता ना कीजिए, ये सब बहुत ही गॉड चीजें हैं। ज्योतिष एक समुद्र है, इस समुद्र में हर जी चीज को याद करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने रोगों की बात करनी है तो आपको खरीश पकड़ना आना चाहिए, आपको 64वां वो नवांशपति पकड़ना आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट जी क्लियर होना चाहिए। आपको किसी भी कुंडली को देखकर उसके दुख भावों के स्वामी से आपका एकदम तादात्म्य होना चाहिए कि हाँ, दुख भावों का स्वामी है। आपको सूर्य लग्न जी लग्न सूर्य लग्न और चंद्र लग्न के स्वामी और उनके डिस्पोजिटर राशिनाथ को पकड़ने का तरीका आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चर लग्न की कुंडली में 11th का लॉर्ड बाधीश भविष्य। है और फिक्स्ड लग्नों की कुंडली में 2 5 8 11 में नवम का स्वामी बाधीश है
और द्विस्वभाव लग्न 3, 6, 9, 12 की कुंडली में सप्तम का स्वामी मार्केश और बाधीश है। अगर आपको ये कुछ बेसिक चीजें याद हैं तो आपको आप नक्षत्र वाले में अगर आप कुछ बोल भी देंगी और गलत सलत भी बोल देंगी तो आपके जो क्लाइंट होंगे उनको खुद ये समझ में नहीं आएगा। जी, तो ये तो सर आता है। और आपकी क्लास से दृेश कांड निकालना और सीख गए, 64वां नवमांश निकालना बहुत अच्छे से आ गया। अभी तो कोई नींद में भी उठा के पूछ ले तो बता देंगे ये दृेश कांड है उसका। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, मेरी क्लास में लोग काफी विद्वान हो जाते हैं और उनके जो हेड का साइज है वो अमिताभ बच्चन के पा जैसा हो जाता है, क्योंकि मैं काफी इंफॉर्मेशन देता हूँ लोगों को। इवन आपका जो डॉग है वो भी बड़ा इंटेलिजेंट हो गया होगा। ये सब सीख गया सर, लाल किताब भी सीख गया, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सीख गया अभी तो। नहीं, वो जो है जैसे ही आपके लैपटॉप को देखता होगा और उसमें ट्रांजिट देखता होगा कि ग्रहण काल आने वाला है तो भोजन नहीं करता होगा। जी, एक्चुअल अच्छा पप्पी मतलब छोटा है, अभी बेबी है ना, इस कारण से वो बहुत हाइपर एक्टिव है। जी, अब देखिए अब एक और कुंडली पे हम चलते हैं, वो है अब जो कुंडली मैं आपके सामने ला रहा हूं उसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ेगी। एक तो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब है गैसेस का फॉर्मेशन, यानी कि कॉन्टिन्यूसली इंटेस्टाइनल रीजन में और स्टमक के रीजन में बहुत ज्यादा गैस का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ अलावा एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हाइटरसार्निया है और इसके अलावा अस्थमेटिक भी हैं। तो ये कुंडली है। तो अब आप इसमें पकड़ने की कोशिश करें कि क्या रीजन है। प्रदीप डल्लेला साहब आप भी पकड़िए भाई। सर समझ रहा हूँ लग्न सर। इनका पीड़ित है क्योंकि राहु और सैटर्न बैठ गए हैं। और गैस्ट्राइटिस इनको इसलिए क्योंकि मंगल आपने बताया था गैस का कारण होता है, जिसका एस्पेक्ट अगर लगन पे हो तो मंगल का 4th एस्पेक्ट लगन पे जा रहा है, और स्टमक इसके पे भी कारण है इनको और अष्टम एस्पेक्ट अष्टम स्टमक। पे है। और इसके जी, अलावा जो स्टमक के भाव का स्वामी है वो उच्च का है लेकिन अपने से अष्टम गया हुआ है, द्वादश भाव में है। अष्टम गया। जी और चंद्रमा से उसका राशि परिवर्तन है जी और वो मार्केश के साथ है। मार्केश और त्रिजटा इसके साथ बुध के साथ है। इसके अलावा इनकी कुंडली में जो 64वें नवमांशपति है वो मंगल है। मंगल की दृष्टि इनके चौथे भाव पे है जो हाइपर एसिडिटी और हाइटरसार्निया देती है, और पंचम भाव पे स्टमक पे है जो स्टमक में जठराग्नि को प्रबल करती है, एसिडिटी बहुत देती है, रिफ्लेक्सेस देती है। ये मंगल 64वां नवमांशपति है। और इसके अलावा चंद्रमा का 64वां नवमांशपति इसमें है शनि, जो कि लगन पर जी बैठे हैं। यानी इसका मतलब एंजाइटी प्रोन है। चंद्रमा का जो 64वां नवमांशपति होता है वो बहुत एंजाइटीज देता है। शनि जो राहु के साथ लगन पे बैठे हैं वो इनके रोगेश भी हैं और मार्केश भी हैं प्रबल, और राहु के साथ में पीड़ित हैं, राहु केतु एक्सेस में। गुरु जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल के प्लैनेट हैं वो चंद्र के साथ में राशि परिवर्तन लेते हुए दुख भावों से संबंधित हो गए हैं। अष्टम क्रॉनिसिटी, 12th हाउस लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन। इनकी लग्नेश भी पीड़ित है, केतु का 5th एस्पेक्ट जा रहा है। D1 का लग्नेश जो है सूर्य वो भी पीड़ित है क्योंकि केतु का 5th एस्पेक्ट उनके पास जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इनके और यहाँ नवमांश के अंदर भी वो 64वें नवमांशपति के साथ मंगल के साथ सूर्य बैठे हैं। सूर्य जी वर्गोत्तम जरूर हैं लेकिन सूर्य पीड़ित हैं। और गुरु जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल के हैं वो नवमांश में नीचे हो गए रोग भाव में। जी और राहु की और दृष्टि है इनका पंचम भाव पे नवमांश में। जी अब आइए आप दृष्टांत पे। जी अब आप देखिए दृष्टांत में इनका जो खरेश है वो इनके चंद्रमा है, और खरेश होकर मून है, चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में ही उत्तरिक भाव में बैठ गए हैं। अष्टम में ही जी बैठे हैं। इसका मतलब ये काफी पीड़ित हैं। इसी वजह से अस्थमेटिक बनाया है इनको, और एडिक्टेड टू स्मोकिंग भी बनाया है। अगर अस्थमा का पेशेंट अगर, और शनि और बुध का आप देखिए यहाँ राशि परिवर्तन भी है नवमांश के अंदर। और शनि जो है वो जी मार्केश हो जाते हैं और बुध भी मार्केश हो जाते हैं। दो मार्केश आपस में राशि परिवर्तन ले रहे हैं और गुरु को वो ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं।
जो कि गुरु एलिमेंट्री कैनाल के प्लैनेट है और पंचम भाव के स्वामी है। शुक्र इनका उच्च का है नवमांश के अंदर, लेकिन सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, प्रबल शत्रु। वो रिकवरी के भाव में बैठे हैं और शुक्र जो है नवमांश में उच्च के हो जाते हैं, किंतु वो अष्टम भाव में है, यानी कि अच्छी स्थिति नहीं है उनकी। और शुक्र यहाँ पे स्थिति अच्छी है दृष्टिकांड के अंदर स्वग्रही होकर। लेकिन आप देखें दृष्टिकांड के लगन पे ही शनि और राहु बैठे हैं और राहु केतु एक्सेस में है और गुरु नीच के बुध के साथ है, जो कि बुध मार्केश है। तो इस पे भी मंगल का एस्पेक्ट हो रहा है, 4th हाउस पे भी और 5th हाउस पे हाँ, भी। मंगल पे, मंगल जो है वो 64वें नवमांश पति है, उनका एस्पेक्ट हो रहा है। हाँ जी, प्रकाश पांडे साहब कुछ बोलिए। इसमें सर सबसे ज्यादा लग्न ही दिखाई दे रहा है पीड़ित। लग्न तो बहुत पीड़ित है, हाँ, बहुत पीड़ित। तीनों और ही कुंडलियों में पीड़ित है। लग्न का, और लग्न जी जो है वो लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में और दृष्टिकांड कुंडली में, तीनों में पीड़ित है। आप त्रिमशांसा को और देख लीजिए, तो त्रिमशांसा में आपको फिर समझ में आ जाएगा कि और क्या क्या पीड़ित हैं। ये त्रिमशांसा की स्थिति है, आप देखिए लगन कितना पीड़ित है। लगन में राहु केतु शनि बैठे हैं शुक्र के साथ। और देखिए त्रिमशांस पति जो है वो गुरु नीच के हैं द्वितीय भाव में बुध के साथ। और मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में है। और सूर्य आप देखिए जो लग्नेश है वो नीचे हो गए। और आप देखिए जो खरेश हैं चंद्रमा, वो खरेश होके वो यहाँ बैठे हैं, यानी कि बहुत खराब स्थिति में है। दूसरा चंद्रमा के जो 64वें नवंस्पति शनि है वो लगन पे बैठे हैं, यहाँ भी लगन पे बैठे हैं, तो काफी अच्छी स्थिति नहीं है। और त्रिमशांसपति नीच के हो गए बुध के साथ में, जो कि दशमेश है। और चंद्रमा जो है जो खरेश है इनके 64वें 22वें दृष्टिकांड पति हैं, वो चंद्रमा इनके जो हैं मंगल को दृष्टि दे रहे हैं और चौथे भाव को दृष्टि दे रहे हैं। इस वजह से अस्थमा की स्थिति है। और कोई कुछ बोले? तो हर्निया जो हम देखते हैं वो 7th हाउस से देखते हैं नहीं, या? ये हर्निया जो है ना, हाइटस हर्निया है। इसे अच्छा, हाइटस। हाइटस हाइटस हर्निया का मतलब होता है एक वॉल्व होता है जो कि स्टमक जी में नीचे को खुलता है, और जिस समय जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब खाना पच रहा होता है तो वो ऊपर को हम्म, बंद हो जाता है। जब वो वॉल्व गल जाता है एसिड से, बहुत ज्यादा जी। एसिड फॉर्मेशन से गल जाता है, तो फिर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, एसिड होता है, वो ईसोफेगस से मुंह में आने लगता है। उसे हाइटस हर्निया बोलते हैं। ओके। सर ये मुझे भी डॉक्टर ने बताया यही, हाँ, हाइड्रस हाइटस हर्निया। हर्निया। हम्म। पर मुझे एसिडिटी नहीं होती है, मुझे वो कुछ नहीं होता है। देखिए ये ना कभी कई कई बार ये दूसरे रीजन से भी गल सकता है। इसका गल जाना जो है वो कभी 7 दिन 8 दिन भी अगर एसिडिटी हो गई किसी व्यक्ति को, उस समय भी ये वाल्व गल सकता है। अगर आपको डॉक्टर्स ने डायग्नोज करके बताया कि आपको हाइटस हर्निया हुआ है, तो उसका मतलब वो तो एंडोस्कोपी से पता चला होगा। हाँ, तो वो, एंडोस्कोपी हुई थी। अभी अभी मैं बीमार पड़ गया था साहब थोड़े दिन, तो मैं अच्छा 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसमें उस समय पता लगा अच्छा। मुझे। मुझे अंदर अल्सर था, फट गया था, तो ब्लीडिंग हो गई थी। ओ माय गॉड। हम्म। चलिए, अभी तो आप स्वस्थ हो गए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको अल्सर हो गया है, इसबगोल की भूसी आपने अधिकतम लेनी चाहिए दही के साथ, ताकि वो इसबगोल की भूसी का ना एक वो लेयर बन जाए उसमें, अल्सर में, अल्सर को रिकवरी में फास्टर वो हेल्प करेगा आयुर्वेदिक में। अच्छा चलिए, इसको भी बंद करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हॉरोस्कोप पे जाते हैं। हाँ जी, ये हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री खेमराज गौड़ साहब की हॉरोस्कोप है, जो कि बहुत विद्वान व्यक्ति, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे, और उनके आशीर्वाद से आज मैं भी लोगों को बहुत अच्छा पढ़ा पाता हूँ। गुरुजी का जन्म हमारे 22 अप्रैल 1930 में हुआ था, 9:30 पे। और गुरुजी का देहांत हुआ है 6 दिसंबर 2006 में।
उस समय दशा है मरकरी में, सैटर्न में, वीनस, और दिसंबर में 6 दिसंबर को ये दशा थी उनकी, 6 दिसंबर 2006। मरकरी सैटर्न, वीनस सैटर्न, इनके दोनों किडनी फेल हो गए थे और डायलिसिस पे थे, लेकिन ये 6 दिसंबर 2006 में इनकी डेथ हो गई। तो सबसे पहले देखिए कि किडनी फेलियर कहाँ से आ रहा है। सो फिफ्थ हाउस से किडनीज भी आते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस से। किडनी जो है सेवंथ से आते हैं। सेवंथ हाउस में रंध्रेश बैठे हैं। एक्चुअली ज्योतिष का, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक नियम है कि रंध्र भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और उसका डिस्पोजिटर व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं या मृत्यु के कगार पर पहुंचाते हैं। ये जो शनि है रंध्रेश हैं, और रंध्रेश होकर ये गुरु की राशि में बैठे हैं, और गुरु इनके अपने से षडाष्टक होके द्वादश में चले गए हैं, और राहु की इस पे दृष्टि है, शनि पे नवम दृष्टि पड़ती है राहु की। और सबसे किडनी के फेलियर के लिए चंद्रमा का पीड़ित होना, लगन का पीड़ित होना आवश्यक होता है। तो आप देखिए इनका चंद्रमा अष्टमगत है, और जो इनका लगन का स्वामी है बुध 27 डिग्री का है, सूर्य 8 डिग्री का है, तो कम्बस नहीं है। और शुक्र इनका 26-47 का है, वो भी कम्बस नहीं है। मतलब कम्बस इनका कोई भी प्लेनेट नहीं है। और बहुत प्रकांड विद्वान थे, भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष पढ़ाते थे, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में चंडीगढ़ चैप्टर के चेयरमैन थे, हरियाणा चैप्टर के चेयरमैन थे, हमारे गुरुजी थे। जब मैं आईकास से ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद कर रहा था, तो मैंने उनके चरणों में बैठ के ये ज्योतिष सीखा। और बहुत अच्छे शेरो शायरी, कविताएं सब इनको याद होती थी। इनकी जो है मेमोरी बहुत अच्छी थी। ये जो है रेलवे के सुपरिंटेंडेंट थे, मतलब प्लेटफॉर्म के, रेलवे स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट रिटायर हुए थे, रेलवे के बाद में ज्योतिष पढ़ाने लगे रेलवे का जॉब खत्म होने के बाद। और इसके अलावा बहुत ही ज्ञानी थे, पुस्तकें लिखी इन्होंने ज्योतिष की, और इनको सारे सूत्र कंठस्थ होते थे। कविताएं, इनको कविताएं कंठस्थ होती थी, शेरो शायरी, नज़में, ये सब कंठस्थ होती थी। और कई बार लेक्चर्स के बीच में उनका हवाला भी देते थे, और इनके लेक्चर्स जो हैं लोग सभी मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। इनके लेक्चर्स में कोई कहानी वानी नहीं होके शेर शायरी या कविताएं होती थी, लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन देते थे और बड़े आसान तरीके से समझाते थे। और मैथमेटिक्स के बहुत विद्वान थे। मतलब इनका मैथमेटिक्स की इनकी पकड़ जिस लेवल की थी, उस लेवल की पकड़ मैंने किसी भारतीय विद्या भवन के भी किसी शिक्षक की नहीं देखी। एस्ट्रोनॉमी रेलेवेंट टू एस्ट्रोलॉजी एंड कास्टिंग ऑफ हॉरोस्कोप एंड कास्टिंग ऑफ चलित चक्र वगैरह ये बहुत फास्टर कैलकुलेट करके कर देते थे। अच्छा, अब आप ये बताइए, चलिए इनका किडनी फेलियर देखिए। इसका क्या मतलब हुआ कि इनका जो रोग भाव का स्वामी है, क्रॉनिक डिजीज के लिए रोगेश इनका बहुत पीड़ित होना चाहिए, नंबर 1। उसका डिस्पोजिटर गुरु है जो कि द्वादश में है। दूसरा जो सप्तम भाव है, सप्तम का स्वामी पीड़ित होना चाहिए, तो सप्तमेश जो है वो गुरु है जो कि द्वादश में त्रिक भाव में पीड़ित है। तीसरा चंद्रमा का पीड़ित होना चाहिए जो कि अष्टम में पीड़ित है, और उसका डिस्पोजिटर शनि है। चंद्रमा का डिस्पोजिटर शनि है, और जो रंध्रेश भी है अष्टमेश है, और वो बैठ गया है यहाँ सप्तम भाव में। अब आप आइए, चंद्रमा पीड़ित वहां भी नवमांश में भी दिख रहा है, गुरु के साथ, गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा के साथ हैं, किंतु पीड़ित हैं। 76 वर्ष की आयु तक ये पैदल बहुत चलते थे, बहुत अच्छा इनका स्वास्थ्य था। इनका जब किडनी फेलियर के पहले तक इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था। 76 ईयर्स में इनको किडनी फेलियर हुआ, और उसके बाद मतलब आप लगा लीजिए कि 1930 की पैदाइश है, 70 साल 2000 और 76, तो 76 ईयर्स में डेथ के पहले तक
ये कम से कम 14-15 किलोमीटर पैदल चलते थे। बहुत बहुत अच्छा स्वास्थ्य इनका था। हाँ जी, बोलिए प्रकाश पांडे साहब, कुछ आप बोलिए। इसमें सर लग्नेश जो है सूर्य और राहु के साथ बैठा हुआ है, हाँ। और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। हम्म। तो शुक्र द्वादशेष है, हम्म। राहु तो वो तो पाप ग्रह है ही। हम्म। और लग्नेश वीनस के साथ होने से किडनी प्रॉब्लम देगा क्या? वीनस के साथ होने से, राहु के साथ हो जाने से। देखिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि रंध्रेश का सप्तम में आना, वो और उसके डिस्पोजिटर का द्वादश में जाना, एक तो ये कारण बहुत बड़ा है। दूसरा, चंद्रमा का बहुत बुरी तरह से पीड़ित होना, वो एक दूसरा कारण है। तीसरा जो है वो पंचम भाव पे मंगल की केतु पे दृष्टि है, वो भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि जो मंगल हैं, वो मंगल इनके पापी हो जाते हैं बुध के लग्नों में। इसके अलावा जो है इनके जो 64वें नवमांश के स्वामी हैं वो गुरु हैं, और वो गुरु इनके त्रिक भाव में, द्वादश भाव में बैठे हैं। चंद्रमा से जो 64वें नवमांश के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र भी किडनी फेलियर में एक रीजन बनते हैं। तो चंद्रमा से 64वें नवमांश के स्वामी हैं शुक्र, लगन से 64वें नवमांश के स्वामी है गुरु। तो गुरु और शुक्र दोनों ही पीड़ित माने जाएंगे। अब आप इनका खरेश देखिए कि खरेश कौन है। तो खरेश इनके हो गए इनके खरेश शनि है। आप देखिए, खरेश होके 22वें स्थान के स्वामी होके वो सप्तम भाव पे बैठे हैं, उन्होंने किडनी को फेल करा है। दूसरा, गुरु जो इनके हैं 64वें नवमांशपति, वो देखिए बातकेश है। कांड की भाव पे बैठकर बादकेश भी होकर और मार्केश भी होकर वो नीच के होकर अष्टम भाव पे बैठे ये। और सूर्य भी देखिए यहाँ पीड़ित हो जाते हैं दृष्टिकांड में, राहु और शनि के साथ में बैठे, जबकि सूर्य इनके वर्गोत्तम है, सूर्य उच्च के हैं। इसीलिए इनको मान सम्मान, कीर्ति और विद्या अध्ययन के क्षेत्र में इनका बहुत नाम था। लोग इनको बहुत प्यार करते थे, और स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स जो हैं बहुत बहुत अमीर आदमी थे, BMW से आते थे और इनके चरणों में लेट जाते थे। तो इतना इनको मान सम्मान मिला है। लग्न पर सर मंगल की दृष्टि भी है, जो कि रोगेश भी है। मंगल की दृष्टि भी है, जो कि रोगेश भी है, बिल्कुल सही। अब प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध की महादशा में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। तो बुद्ध जो कि लग्नेश है, इसका मतलब लग्नेश का पीड़ित होना आवश्यक है। लग्नेश कैसे पीड़ित हो रहा है कि लग्नेश यहाँ गुरु की राशि में नवमांश में बैठा है और केतु और शुक्र के साथ बैठा है, तो ये इस वजह से ये पीड़ित हो रहा है। दूसरा, जो बुद्ध है वो शुक्र, राहु और सूर्य के साथ बैठा, यहाँ पे भी पीड़ित होता दिख रहा है कि मेनली वो राहु के साथ बैठा हुआ पीड़ित हो रहा है। शुक्र, राहु राहु सर मंगल का ही तो फल देगा, इसलिए कि मंगल के घर में बैठा हुआ है तो रोगेश का ही हाँ, फल देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बुद्ध में फिर शनि, शनि के अंतर में और शनि के सूक्ष्म अंतर में ये डेथ क्यों कराई? क्योंकि जो शनि है वो रंध्रेश हैं, रंध्रेश भी हैं शनि, यहाँ खरेश भी हैं, यानी 22वें दृष्टिकांड के स्वामी भी हैं, लग्न पे दृष्टि भी है सर। और लग्न पे दृष्टि भी है। और चंद्रमा से 64वें नवमांश के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र भी पीड़ित कर रहे हैं जीवन में लगन के स्वामी को, बुद्ध को। इसलिए बुद्ध ने इतनी बड़ी घटना करा दी। दूसरा सर, सूर्य के 64वां नवमांश का स्वामी भी बुद्ध बना जा करके। सूर्य का 64वें नवमांश का स्वामी भी बुद्ध बना। अखिल साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि और दूसरा, बुद्ध के दो घर हो गए, लग्न हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, तो मार्स की जो है 7th एस्पेक्ट आ रही है उसके ऊपर, हम्म। तो फोर्थ हाउस भी इसका डैमेज हुआ। और हम्म। किडनी से रिलेटेड था, तो वीनस और मून दोनों ही यहाँ पे अफ्लिक्टेड है लग्न चार्ट में। मून 8th हाउस में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है, और हम्म। दूसरा वीनस जो बैठा हुआ है 11th हाउस में है, लेकिन वो सूर्य और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो जिसके कारण से किडनी का एक मेजर जो है क्या कहते हैं बीमारी समझ में आई। और हालांकि 7th हाउस भी आपका सैटर्न बैठा हुआ है। तो जैसे मरकरी का आपने पूछा, तो मरकरी में क्यों हुआ, तो मरकरी एक समझ में ये आया कि इसमें मरकरी जो है सूर्य से 64वें नवमांश का स्वामी है। बिल्कुल, आपने बहुत उचित बताया, एक्सीलेंट। और शुक्र क्यों आया? क्योंकि शुक्र जो है चंद्रमा के 64वें नवमांश का स्वामी है। और सूर्य, हाँ, शुक्र जो है चंद्रमा के 64वें नवमांश का था। तो इस और तरीके से जो है। और शुक्र वैसे तो पंचमेश है, अच्छा है, लेकिन शुक्र जी यहाँ पे जीवन चार्ट के अंदर में
त्रिक भाव का स्वामी भी है, यानी कि द्वादश भाव द्वादशेष, हाँ द्वादशेष भी है, और बाधीश का डिस्पोजिटर भी है। बाधीश मार्केश गुरु का डिस्पोजिटर भी है जी। बहुत अच्छा अखिल साहब, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया। आई एम वेरी हैप्पी। अब 9 बज गए हैं, हम इसको क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं भी आज थक गया हूँ। मैं भी पारिवारिक विवाह में गया हुआ था, नैनीताल से ड्राइव करके आया हूँ, तो थकावट हो गई है। हमारी साली साहिबा की बेटी की का विवाह था, तो चूंकि अब परिवार के अंदर विवाह था, तो हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट था ये 11 तारीख से 10 तारीख से। तो कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में जी हॉरोस्कोप्स आप लोगों के पास में मैं लेके आऊंगा, ताकि उस पर डिस्कशन होगा। मेरे हिसाब से ये जो दोनों क्लासेस हैं प्रैक्टिस वाली, ये क्या है, हमारे नियम एक तरफ, नियमों को ना रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आज मैंने आप लोगों को 4 हॉरोस्कोप दिखाई, कल फिर मैं आपको 4-5 हॉरोस्कोप दिखाऊंगा। और कल चूंकि मैं उतना थका नहीं हूंगा, ड्राइव नहीं करके आया हूंगा, तो कल आज की स्लीप के बाद मैं काफी स्वस्थ होगा। तो कल हम 10 बजे तक 9:30 तक क्लास चलाएंगे, और कल सुनील जी भी लास्ट क्लास है तो आएंगे। तो जी फिर इसमें हम जो है उन बीमारियों को हम अध्ययन करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को कॉन्जेनाइटल डिजीज भी आपको दिखाऊंगा। मधुबाला के जैसे हार्ट में होल था, तो मधुबाला की हॉरोस्कोप भी हम ले सकते हैं। उनकी हॉरोस्कोप पे काफी रिसर्च किया गया है, तो वो होल इन द हार्ट जो है कि इतना वो माइन्यूट होल था कि वो 36 वर्ष ही जीवित रही, लेकिन उस छोटे से अंतराल में 36 वर्ष की आयु तक वो बड़ी लब्ध प्रतिष्ठ रही, और 14 वर्ष की आयु से वो फिल्म में एक्टिंग में आ गई। 14 से 36 तक उन्होंने फिल्में की, और एक से एक बढ़िया फिल्में की। जब उन्होंने 1960 में के आसिफ की मूवी मुगले आजम में काम किया, उस समय वो काफी बीमार थी, लेकिन कमाल की बात है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े शॉट्स और इतने अच्छे अच्छे शॉट्स उसमें दिए, और इतना बढ़िया उन्होंने उसमें डांस वगैरह किया, और उसके 3 वर्ष के अंदर ही उनकी डेथ हो गई 1963 में। तो ये एक बड़े मतलब एक दुख का विषय है। तो बहरहाल वो कॉन्जेनाइटल डिजीज के कैटेगरी में आता है, व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न विद ए होल इन द हार्ट। और वो जमाना नहीं था कि जिसमें हार्ट का होल ऑटराइट किया जा सके या सील कर दिया जाए, क्योंकि 1960 की बात है, 1960 से पहले की बात है। उस समय मेडिकल साइंस इतनी तरक्की पर नहीं था। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सर मैंने मोटा मोटा लास्ट में 1 मिनट लूंगा सर, मोटा मोटा मैंने ये एनालिसिस या क्रक्स निकाला। आज वो क्लास अपनी खत्म हो रही है या कल से खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये कि शनि राहु केतु पहले देख लो किस भाव में बैठे हैं, तो एक मोटा मोटा वहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि इस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी। दूसरा 6, 8, 12 का घर देख लीजिए, वहां पे कोई प्लेनेट आ जाए। या तीसरा जो है 64वां नवमांश देख लिया जाए। 64वां नवमांश जैसा कि अभी आपने बताया कि सूर्य से भी देख लो, तो चंद्रमा से भी देख लो, प्लस जो है अष्टमेश हो जाए, बाधकेश हो जाए, तो ऐसे ये 5-6 मोटी मोटी कैटेगरी आ जाएगी। उसमें फिर हम लोग ये देख लें कि कौन सा प्लेनेट एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो मोस्टली मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी दशा अंतर दशा में कुछ ना कुछ गुल खिलेगा, या इस प्लेनेट से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं कोई बीमारी होने की संभावना है। दूसरा एक चीज ये भी इसको पकड़ सकते हैं कि जब हमको मोटा मोटा कोई प्लेनेट मिल जाता है, तो फिर हम नवमांश चार्ट में जाकर के उस प्लेनेट से 64वां नवमांश देख लें। अगर वो कोई प्लेनेट आ रहा है तो यानी कि वो सबसे ज्यादा कारगर होगा उसको जो है क्या कहते हैं उसको अंत तक पहुंचाने के लिए। अखिल साहब, मैं आपके साथ में एक एडिशन यहाँ पे ये करूंगा कि सर बताएं सर। अमूमन अगर आप देखेंगे डेथ के केसेस में या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के केसेस में, रंध्रेश और रंध्रेश का डिस्पोजिटर या रंध्रेश का युति का प्लान, ओके, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ठीक है सर। रंध्रेश का इसको मतलब अष्टमेश, अष्टमेश या तृतीयेश। जैसे लीना जी ने कहा कि अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव का स्वामी। अब हाँ ये थर्ड हाउस भावों को जरूर देखिए, उनके साथ में अगर बाधिश हो, मार्केश हो, नेचुरल मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक है,
तो वो सबसे ज्यादा कारगर होने जा रहा है दशा के अंतर्गत सीक्वेंस में आकर बीमारी को वृहद रूप से ले जाने में। इसके हालांकि आपने अर्लियर आपने एक 2-3 क्लास पहले जो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया था कि दशा अंतर दशा में हम लोग अष्टमेश देख लें, 64वां नवमांश देख लें, 22वें दृष्टांत का स्वामी देख लें, तो इससे एक बहुत अच्छा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये एक क्रिटिकल टाइम है। बहुत बिल्कुल अच्छा आपने फॉर्मूला दिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।